Very good morning everybody. This is Divya Baheti, your faculty for SBEC, यानी कि Settlement of Business Entities and Closure. मैम वापस क्यों बता रहे हो, हम लोग जानते हैं ना, ये मेरा इंट्रोडक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लासेस लिए हैं सिर्फ SBEC के और जो कि जूरिस्प्रूडेंस में नहीं है, क्योंकि JIGL के स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी मुझे जानते हैं. अच्छा, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर में मैम आप बताइए हमको ये अलग से सब्जेक्ट क्यों आया. ये तो ऑलरेडी स्पंदन सर सिखा रहे हैं ना हमको कंपनी लॉ. देखो द डिफरेंस हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. पहले ये सब्जेक्ट था क्या, सेटिंग अप ऑफ SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज. सॉरी 1 second, लेट्स टेक द कलर ब्लू. सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर पहले सब्जेक्ट था क्या, पहले सब्जेक्ट नहीं था. अब क्यों इसको इनकॉर्पोरेट किया है, समझो द डिफरेंस. द डिफरेंस हियर इज स्पंदन से आपको क्या सिखा रहे, कंपनी लॉ. अब काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता, आज मुझे अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं किस फॉर्म में अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, इन विच फॉर्म विल आई स्टार्ट माई बिजनेस. अरे बहुत सारे फॉर्म्स है, आपको क्या लगता है सिर्फ कंपनी है क्या, नहीं, बहुत सारे फॉर्म्स है. इसके लिए इसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, यानी ऐसी एंटिटीज जिससे बिजनेस कर सकते हैं, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. कंपनी इज वन ऑफ द फॉर्म. अच्छा मैम, तो और कौन से फॉर्म्स होते हैं बिजनेस एंटिटीज के, बहुत सारे हो सकते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, मेन ये 3 होते हैं. मेन ये 3 आपने आई थिंक ये CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है ऑलरेडी, है ना. अब इसके अलावा कुछ होते हैं, LLPs होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, HUs होते हैं, OPC होता है, बहुत सारे होते हैं. मैम इतने सारे क्या मतलब है, इनका क्या डिफरेंस है, यही तो हमको सीखना है. देखो आज एक लेमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो उनको लगता है कि हाँ कंपनी से ही बिजनेस हो सकता है, या चलो पार्टनरशिप, मैक्सिमम ये तो पता होता है, बाकी जनरली किसी को पता नहीं होता. यू पीपल बीइंग द प्रोस्पेक्टिव CS, आप लोगों को ये सब में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू नो कि ये सब में डिफरेंस क्या है, कब कौन सा एंटिटी हम इंकॉर्पोरेट करेंगे. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. देखना हम थोड़ा सा इसका डिविजन देखेंगे बिफोर वी बिगिन. हम इसका डिविजन कैसे देखेंगे कि आपके पास 3 पार्ट्स हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C. पहले हम सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं कि कहाँ स्कोर करना है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है. देखो पार्ट A बनता है आपका 40 मार्क्स का, पार्ट B बनता है 35 मार्क्स का, यस, एंड पार्ट C बनता है आपका 25 मार्क्स का. नंबर ऑफ चैप्टर्स देखना इसमें, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द नंबर ऑफ चैप्टर्स. एंड यहाँ पे सिर्फ कितना है, 3 चैप्टर्स. मतलब आप देख रहे हो आपका पार्ट C कितना ज़्यादा स्कोरिंग है. 3 चैप्टर्स कैन गिव यू 25 मार्क्स, 25 होल मार्क्स. एंड आपको बताओ, देखो यहाँ पे 12 चैप्टर्स 40 मार्क्स, 6 चैप्टर्स 35 मार्क्स. हम कोई छोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं. ये सारे 40 35 बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सनली आई लाइक पार्ट C द मोस्ट, सबसे प्यारा लगता है मुझे आपका पार्ट C. बहुत स्कोरिंग है, काफ़ी अच्छा है. मैम मतलब बाकी तो बोरिंग है क्या, नहीं बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बड़ा मज़ा आएगा. वी विल गो विद अ वेरी बेसिक. ओके, हमको पहले क्या देखना है, देखो आपके पार्ट A में क्या बताया आपको कि कोई भी पहले तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हमको डिसाइड करना है, हमको चूज करना है कि इतने सारे, देखो भैया हमारे पास ऑप्शंस है, हम इनमें से किसको प्रेफर करेंगे टू बिगिन अ बिजनेस. हम इनमें से किसको प्रेफर करेंगे कि हमको कौन सा एंटिटी लेना चाहिए बिजनेस का. ठीक है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज दिया है आपको, सेट. ठीक है, हमने सेटअप करने का डिसाइड किया कि चलो इसमें सेटअप करेंगे. अब सेकंड ये होता है ना कि हमको उसके रजिस्ट्रेशंस, प्रोसीजर सब पता भी तो होने चाहिए, वरना कैसे CS हो आप. तो यहाँ पे आएंगे आपके प्रोसीजर्स, पार्ट B में आएगा प्रोसीजर्स, एंड पार्ट C में आपका आएगा फाइनल क्लोजर. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योर सब्जेक्ट, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, उसके प्रोसीजर्स एंड क्लोजर. यानी कि पार्ट C आपको 25 मार्क का क्लोजर आने वाला है. कैसा होता है, CS EET में एक बार आपको धोखा दे सकता है इंस्टीट्यूट, कैसे आपको बोलेगा हाँ ये पार्ट A पार्ट B 50 मार्क का, या जो भी 25 मार्क का, बट ऐसा मोस्टली नहीं आता है. वो देता है कि एग्जैक्टली 25 मार्क्स का नहीं, वो कहीं से भी डाल देगा, कहीं से 15 मार्क 20 मार्क कुछ भी डाल देता है. बट इन CS एग्जीक्यूटिव जो ये आपको दिए हैं ना मार्क्स, इंस्टीट्यूट इसको हमेशा फॉलो करेगी. एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस 5-10 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज इंस्टीट्यूट इसको हमेशा फॉलो करती है. ठीक है, तो हमको कमांड सब पे अच्छा होना चाहिए, सारे पार्ट्स के ऊपर. ओके मैम, ये सब्जेक्ट कैसा है, JIGL की तरह है क्या, बिल्कुल नहीं.
द सब्जेक्ट इज वेरी इजी, इनफैक्ट आई वुड से सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ओके देखो देखो, अब मैं हमेशा क्या बोलती हूँ पता है स्टूडेंट्स को, कि आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट पता होता है। 1 सेकेंड, यस, आपको सब्जेक्ट ऑलरेडी पता होता है। हम सिर्फ थोड़े से ना, हम जब एग्जाम की बात होती है ना, हमारा माइंड क्लोज हो जाता है। सी आई गिव एन एग्जाम्पल नाउ, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी, आप मुझे उसका आंसर देंगे। नाउ देखो, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना है, और मुझे ऐसा चाहिए कि देखो पूरी ओनरशिप मेरी होनी चाहिए, मैं रिस्क लेने को रेडी हूँ, रिस्क पूरा मेरा, लाइबिलिटी लेने को सब रेडी हूँ, ओनरशिप तो मेरी ही होनी चाहिए, फिनिश। थोड़ा सा मैं अपना इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगी, थोड़ा सा बोरो कर लूँगी, ऑल एक्सेप्टेबल, ऑल एक्सेप्टेबल। मुझे कौन सा बिजनेस फॉर्म लेना चाहिए, कौन सा बिजनेस फॉर्म मुझे स्टार्ट करना चाहिए, विथ इन विच बिजनेस फॉर्म? क्या है आपके मन में? सोल प्रोप्राइटरशिप आया ना सबके मन में, ये सोल प्रोप्राइटरशिप। मैम अगर आपको चाहिए कि आपका ही ओनरशिप हो, यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। जबकि स्पेशली क्यों? क्योंकि मेरा काम छोटा मोटा सा है ना। सपोज मैं बोर हो गई, मैं बोर हो गई एडवोकेट्स में, बोर हो गई सीएस पढ़ाने से, मैंने कहा मेरे को मेरा ब्यूटी पार्लर खोलना है, मेरे को मेरा ब्यूटी पार्लर खोलना है मेरे घर पर। तो मैं क्या कर सकती हूँ? एज सिंपल एज दैट, आप बोलिए मैम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, आपका ओनरशिप आपके पास रहेगा, आप अपनी लाइबिलिटी रिस्क खुद बेयर करिएगा। ओके, द सेकेंड वन इज वेरी बेसिक अगेन। अब सोचना, मैं बोल रही हूँ मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मगर सपोज टीचिंग बिजनेस, मेरे को सीएस को पढ़ाना है, सीएस टीचिंग, ओके। मगर आप सोचो ना, मैं ये अकेली कर सकती हूँ क्या? मैं अकेली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हूँ क्या? इज इट पॉसिबल? आज अगर विपुल सर बोलते कि हमको सीएस की क्लासेस खोलनी है, हमको ये इंस्टीट्यूट खोलना है, सर नॉट इंस्टीट्यूट, क्लासेस खोलना है, वीपीए, सर अकेले खोल सकते थे क्या? सारे सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे क्या? नहीं। क्या बोलेंगे? सर मुझे इसकी भी ज़रूरत है, मुझे उसकी भी ज़रूरत है, हम सब मिल के ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? ठीक है, मैंने क्या कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम सब मिल के एक बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आप क्या बोलेंगे? रिस्क लेने को रेडी है? हाँ हाँ हम रेडी है, हम रिस्क ले लेंगे, हमको पता है हमारा आइडिया सुपर हिट है। ठीक है, आप बोलेंगे मैम गो फॉर पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप फॉर्म बना लीजिए अपना अपना। परफेक्ट परफेक्ट, आपको ये पता था? ओके, नाउ द थर्ड वन इज, देखो यार मेरा आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है करोड़ का या बिलियंस का। अब मैं क्या करूँ? इतना पैसा मैं लगा सकती हूँ क्या खुद से? नहीं, मैं तो नहीं लगा सकती। प्लस जब मैं इतना पैसा लगा रही हूँ, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई बिग बिजनेस, तो रिस्क कैसा होगा? रिस्क भी बड़ा अच्छा खासा रिस्क होगा उसमें, मैं लेने को रेडी नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे लेना ही नहीं इतना रिस्क। तो आप क्या बोलेंगे? अब मेरे को बहुत लोगों की ज़रूरत है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत होगी, मेरे को इतना रिस्क लेना ही नहीं, मुझे अपना रिस्क लिमिटेड चाहिए। ठीक है, अब ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप कहेंगे कि मैम आप एक कंपनी खोल लीजिए, आप एक कंपनी खोल लीजिए। मतलब आप सोचो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, गलती से भी उसमें हमने डिसाइड कर लिया कि हम बिजनेस एक फॉर्म में चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे, और गलती से भी हमने गलत तरीका चूज कर लिया, तो क्या हो सकता है? आप उसे कॉन्सिक्वेंस सोच सकते हो। मतलब आज टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग ने अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह चालू किया होता तो चलता क्या इनका बिजनेस? नहीं। ओके, सो दीज वर द 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो आपको ऑलरेडी पता था। अब बात ऐसी आई, मैंने कहा कि यार देखो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे को इनके साथ ही बिजनेस करना है। ठीक है, आपने क्या कहा? पार्टनरशिप। मैंने कहा ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन मुझे इनके साथ क्यों करना है? ये लोग काफ़ी केपेबल है, मुझे पता है लोग केपेबल है, इनके साथ मेरा बिजनेस कभी डूबेगा ही नहीं, और इनके बिना मैं बिजनेस कर नहीं सकती, तो आई नीड देम विथ मी। मगर मैं नहीं चाहती कि इनकी लाइबिलिटी मेरे सर हो, मतलब ये कोई गलती करे तो मेरे सर आए, मैं नहीं चाहती। लाइबिलिटीज अलग रखो, आई डोंट वांट जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, जैसे कि पार्टनरशिप में होता है। मैंने कहा ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि हम काम पार्टनरशिप के हिसाब से करें, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास अपनी अपनी हो, मगर मगर काम अपने हिसाब से हो रहा है, बट वी वांट द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी। व्हाट डू आई वांट द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी। यानी कैसे? यानी कि तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारा, मेरा लाइबिलिटी मेरा, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मुझे काम करना है ना पार्टनरशिप, लेकिन मुझे चाहिए लिमिटेड लाइबिलिटी, और मुझे क्या चाहिए? सेकंड, परपेचुअल सक्सेशन। कि देखो परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, आज हम हैं तो पार्टनरशिप है, ऐसा होता है ना पार्टनरशिप में। कंपनीज में कैसा होता है, हम हैं या नहीं, कंपनी तो रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज किसने स्टार्ट की थी? रिलायंस किसने स्टार्ट की थी? धीरू भाई अंबानी। आज वो जा चुके हैं, करेक्ट? चल रही है ना रिलायंस, चल रही है ना। सो परपेचुअल सक्सेशन। ओके, तो अगर मैं ऐसा चाहती हूँ
लेकिन मुझे काम कैसे करना है, पार्टनरशिप में। आप क्या बोलेंगे अब क्या बोलेंगे? एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या कहता है कि आप पार्टनरशिप में काम कीजिए, आप पार्टनरशिप में काम कीजिए, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेट द फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। एक जो कंपनी को मिलता है आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ऑब्वियसली आई वुड गो फॉर दैट LLP। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ ऐसा होता है, समझो अभी मैं चाहती हूँ कि हमारा एक ग्रुप हो, हम कुछ मेंबर्स हैं, हमारा एक ग्रुप बने और हम आपस में सब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए काम करें। मैं क्या कह रही हूँ कि हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए काम करें। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक फार्मर हूँ और मेरे पास ना ज़्यादा पैसे वैसे नहीं है, और मेरे जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम में से किसी के पास इंडिविजुअली बहुत पैसे नहीं है, और कुछ फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, मशीनरीज है जो कि हमको फार्म में काम आएंगे, जो कि हमको खेत में चाहिए, काम आएंगे। और अब मैं सोचूं मैं वो कैसे लेकर आऊँ, मैं वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लांट्स जो भी है, मशीनरीज कैसे। तो मैं क्या सोचूं, कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग ग्रुप बना ले अपना, और उसमें हम सब अपना कंट्रीब्यूशन दे दे, शेयर्स वगैरह खरीद लो ग्रुप के, हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दे, सब साथ में मिलके सबका बेनिफिट हो, और हम फिर वो सब लेके आ जाए, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज एंड ऑल। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जुगाड़, तो आपके लॉ में लिखा है ऐसा भी हो सकता है। इसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या नाम है इसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी हम ऐसी सोसाइटी इंकॉर्पोरेट करेंगे जो आपस में कोऑपरेट करेगी। मतलब इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? ओनली द मेंबर्स, ओनली द मेंबर्स। एक तरीके से हम सर्व कर रहे हैं। whom are we serving? the members of the society. are we serving the outsiders? no, हम आउटसाइडर्स का भला करने की नहीं सोच रहे, हम अपने मेंबर्स को सर्व करने की देख रहे हैं। प्रॉफिट इज नॉट द मेन मोटिव, प्रॉफिट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम किसको सर्व कर रहे हैं? अपने अपने मेंबर्स को। ओके, इसके बाद एक आता है कॉन्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। अगर आपने कभी सुना होगा सेक्शन 8 कंपनी, देखो सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? हैव यू हर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बस वो होता है सेक्शन 8 कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जो कि बनी गई है जिसका मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट एनीथिंग, टू प्रमोट एनीथिंग, साइंस, कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, एनीथिंग इट कुड बी, ओके, लिटरेरी वर्क्स, लाइक आपको जो पसंद है, आपको एनवायरमेंट, एनिमल्स जो पसंद है, आप वो चीज़ को प्रमोट करो। और इसके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, समवेयर सॉर्ट ऑफ चैरिटी वर्क के लिए, है ना। सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है नॉर्मली, उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे फॉर्म होती है? गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, तब जाके यू कैन वर्क एज अ सेक्शन 8 कंपनी। हमने अभी क्या कहा? सेक्शन 8 कंपनीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके मैम, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है क्या कि जो प्रॉफिट ही नहीं अर्न करते? आप मुझे बताओ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं क्या जो प्रॉफिट नहीं अर्न करे? हाँ हो सकते हैं। अच्छा, अगर हो सकते हैं तो एक बात बताओ, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे कर रही है? समझ रहे हो मेरी बात? प्रॉब्लम क्या है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, प्रॉफिट ही नहीं कमाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे करेगी आगे? तो चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, बीइंग ह्यूमन। व्हाट इज बीइंग ह्यूमन? पता है सबको ब्रांड बीइंग ह्यूमन वो क्या है? एक सेक्शन 8 कंपनी है, इट इज एन एनपीओ, एक एनपीओ है, ठीक है। आपने बीइंग ह्यूमन के कभी स्टोर में जाइए, आप वहाँ के प्राइजेस देखिएगा, वहाँ के शर्ट्स, जैकेट्स, एनीथिंग यू सी, ऑल द क्लोथिंग एंड ऑल जो भी वो प्रोवाइड करते हैं, इतने एक्सपेंसिव होते हैं, इतने एक्सपेंसिव। मतलब आप प्रेफर करेंगे कोई बात नहीं, हमको कोई शॉपिंग नहीं करनी, हम जा रहे हैं, हम भले इंसान, सिंपल से लोग हैं, हमको नहीं करनी शॉपिंग। एक बात बताओ, जब बीइंग ह्यूमन अपने शर्ट्स, जैकेट्स, क्लोथिंग, बाकी जो भी देता है, ऑनेस्टली आई हैव नेवर बीन टू दैट स्टोर, बट मुझे पता है, आई हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट दिस। तो जब वो 5-10 हज़ार के दे रहा है अपने क्लोथ्स, आपको लगता है कि उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट उसका 5-10,000 होगा? यू रियली थिंक कि 5-10 हज़ार लगा इसको बनाने में? नहीं। तो आपको क्या लगता है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है? क्या लगता है, प्रॉफिट नहीं कमा रहा है? कमा रहा है मैम, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अब बताओ प्रॉफिट कमा सकता है कि नहीं? प्रॉफिट तो वो कमा सकता है, हम क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट तो कमा सकता है, वेरी वेल, तभी तो रन करेगा ना। लेकिन जो वो प्रॉफिट कमा रहा है, उस प्रॉफिट को उसको किस में इन्वेस्ट करना है? वापस से अपने बिजनेस में। यानी कि उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको उसी में इन्वेस्ट करना है। वो खुद में अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्या? एज प्रॉफिट, डिविडेंड, सरप्लसेस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? नो, इट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो ये था सेक्शन 8। अब मैम एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो।
देखो मैम, अगर एक फैमिली में बिजनेस चल रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि फैमिली का एक अलग कॉन्सेप्ट बिजनेस का, कि फैमिली है हमारी, उसमें अंदर अंदर बिजनेस चल रहा है हमारा हमारा नो आउटसाइडर्स। हाँ, इसको आपने क्या सुना होगा आपने कभी, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मुझे एक बात बताना, आप और मैं मिलके कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं एक HUF, या आप और आपके फ्रेंड्स, मैं और मेरे फ्रेंड्स भी कर सकते हैं? नहीं। नाम में क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब एक फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली जिसे अनडिवाइडेड, ठीक है, एक हिंदू फैमिली है जो अपने बिजनेस रन कर रही है, फैमिली के अंदर ही बिजनेस रन कर रही है, तो वेरी वेल दैट इज कॉल्ड HUF। HUF को एक अलग आइडेंटिटी मान जाती है, यानी कि HUF इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्या कहा मैंने, HUF इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्या कैसे हो, हम सब आगे देखेंगे। ओके, HUF मैम क्या होता है, हमने दो कॉन्सेप्ट सुने, एक होते हैं को पार्टनर्स और एक होते मेंबर्स। मेंबर्स तो आपको पता है सब जगह होते हैं, HUF में मेंबर्स हैं। सपोज नाउ हम लोग की फैमिली में एक बिजनेस चल रहा है एज HUF, ठीक है, मेरी फैमिली में चल रहा है। नाउ आई एम अ मेंबर, माई फादर इज अ मेंबर, माई मदर इज अ मेंबर, माई ब्रदर इज अ मेंबर, माई कजन्स आर मेंबर्स, माई अंकल एंड आंटीज आर मेंबर्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। को पार्टनर्स क्या होता है, if we all are members, who are the co-partners? Understand the difference. Co-partners are the members who are born in the family. मतलब me, my brother, my father, we are the co-partners. Correct? We are born in the family. Whereas जब किसी की मैरिज होती है, किसी सन की मैरिज होती है, जब उसकी वाइफ आती है, the one who comes from outside into the family is called the member. Who is the member? The one who comes from outside after marriage, who comes into the family after marriage. Okay, and baki the ones who are born in the family are co-partners. Simple. All right, मैम ये सब क्यों पढ़ाया, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है ऑब्वियसली। ठीक है, देखो अभी लेट्स जस्ट लुक एट योर मॉड्यूल वंस। मैंने क्या कहा आपसे, सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। बिलीव मी और नॉट, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द हाफ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसके फर्स्ट चैप्टर का हाफ आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है मैम, लेकिन हमको तो सब पता था ना, इसमें डिफिकल्ट क्या था, एग्जैक्टली माय पॉइंट। कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, ना कुछ होगा डिफिकल्ट। हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे इसको कि बस, अरे कहाँ पर हो भाई, यस यस यस, हियर वी आर। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, देखो कि जब भी हमने डिसाइड किया कि हमको बिजनेस करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिकॉग्नाइज द करेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको बिजनेस किस तरीके से करना है, आपको क्या रजिस्टर कराना पड़ेगा, किस तरीके से रजिस्टर कराना पड़ेगा आपके बिजनेस को। तो हमने ये देख लिया टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हमने मैम पूरा डिटेल में देखा कि नहीं, हमने एक डिस्कशन किया, एक डिस्कशन, अब हम देखेंगे डिटेल में। हमने ये देख लिया ना, सोल प्रोप्राइटरशिप देख लिया, पार्टनरशिप फर्म देख लिया, HUF देख लिया, LLP देखा, सेक्शन 8 कंपनी देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा। हमने अभी तक इतना देखा है। 1 सेकेंड, अभी तक हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी नहीं देखा। क्यों, इसको हम देखेंगे बाद में, थोड़ी देर के बाद। पहले लेट्स गेट क्लियर विथ ऑल दिस। आपको कंपनीज के बारे में वैसे ही कंपनी लॉ में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, बट पहले इनको क्लियर करते हैं। देखो, I come down to your notes. See, choice of business organizations, ये सब है ना, choices हमने देख लिया। Now, sole proprietorship, एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। There is nothing very difficult in this. See, sole proprietorship is a form of business wherein one person owns all the assets of the business. No legal formalities. एक मिनट, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। आपको लगता है क्या कि ऐसा कोई बिजनेस फॉर्म होगा जिसमें फॉर्मेलिटीज निल होगी? नो नहीं है, वो होता है लो। नो का मतलब यहाँ पे क्या है, लो बिजनेस फॉर्मेलिटीज, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स। ओके, सो दिस इज व्हेन वन पर्सन ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। नो लो लीगल फॉर्मेलिटीज। मैम तो आपने नो क्यों लिखा है? अरे क्योंकि आपके मॉड्यूल में लिखा है। हम मॉड्यूल के
उसको के अगेंस्ट जा सकते हैं कि नहीं, हम मॉड्यूल के वर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे, वी विल फॉलो द मॉड्यूल वेरी सिंसियरली। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सोल प्रोप्राइटरशिप अदर देन, देखो अब आए ना लाइन पे, आ गया इनका अदर देन, अब बता रहे अदर देन अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग टू कंडक्ट अ बिजनेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस नेम। मतलब देखो यार, अगर मैं एक शॉप में अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही हूँ, छोटा सा मेरा किराने का दुकान है, शॉप एक्ट के तहत शॉप का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर मेरे को टैक्स जीएसटी के अंदर आती है तो उसका रजिस्ट्रेशन, चलो वो तो बाकी के अलग है, एंसिलरी है, बट अभी क्या है मेन, एक मेरे बिजनेस नेम का रजिस्ट्रेशन, एक शॉप एक्ट के तहत मैंने अपने शॉप का रजिस्ट्रेशन कर लिया। सेकेंड, जो बिजनेस मैं कर रही हूँ उसका लाइसेंस भी तो होना चाहिए, उसका लाइसेंस भी तो होना चाहिए। मतलब अगर मैं लिकर बेच रही हूँ, मैं बेचूंगी नहीं, मैं बेचती नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं लिकर बेच रही हूँ तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। अगर मैं मेडिसिन बेच रही हूँ तो ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, ड्रग मतलब मेडिसिन नलायक हो, ठीक है। ऐसे आपके पास बिजनेस करने का लाइसेंस होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं अपने प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही हूँ एज एन एडवोकेट, तो आई शुड हैव द सनद, राइट? सनद इज द सर्टिफिकेट मीन कि हाँ मैं एडवोकेट हूँ, उसका प्रूफ, ठीक है। अब देखो द, यहाँ पे क्या है, द ओनर रिपोर्ट्स इनकम लॉस फ्रॉम दिस बिजनेस अलोंग विथ हिज पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न। वापस से, द ओनर रिपोर्ट्स इनकम लॉस फ्रॉम दिस बिजनेस अलोंग विथ हिज पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब एक मिनट मैम, इसका मतलब ये है क्या कि हम बिजनेस का जो रिटर्न है और जो पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न है हम साथ में रिपोर्ट करेंगे, हम साथ में देंगे? हाँ मैम। क्यों, इसको तो सेपरेट रखना चाहिए ना, प्राइवेट पर्सनल। अरे भाई सोल प्रोप्राइटर मैं ही ओनर हूँ, मतलब बिजनेस, मैं बिजनेस हूँ और बिजनेस मैं हूँ, तो मेरा जो भी पर्सनल होगा वो बिजनेस का ही तो होगा ना। तो इसके लिए हम अपना इनकम लॉस जो भी है हम साथ में टैक्स रिटर्न एक ही सबमिट होता है, ओके, ऑफ द सोल प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस। पार्टनरशिप firm are created by drafting a partnership firms are created by drafting a partnership deed among the partners। मैम इज इट कंपलसरी कि एक डीड होना चाहिए? नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी। क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हमेशा कहते हैं एक प्रेफरेबिलिटी दी जाए, मतलब इट्स प्रेफरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। व्हाई इज इट प्रेफरेबल? देखो पार्टनरशिप डीड में आपके टर्म्स, कंडीशंस, राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन सारे क्लियरली दिए होते हैं। सारे क्या होते हैं? क्लियरली दिए होते हैं। मतलब कल जाके कोई डिस्प्यूट होता है आपके राइट्स, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज के बीच में, तो इफ यू गो टू द कोर्ट, इफ बाय चांस यू हैव टू गो टू द कोर्ट, तो आपको आसानी होगी ना प्रूफ करने में कि देखो देखो ये तो हमारे पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं किया, आसानी होगी ना। अगर आप ओरली सब डिस्कस कर लेते हैं, ओरली आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर देते हैं, हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बट कल जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप कैसे उसको टैकल करोगे? हाउ विल यू प्रूव इन द कोर्ट? इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड बना लो, पार्टनरशिप डीड बना लो, ओके। So the next is the partnership deed is registered to make a partnership or to make a firm. Partnership firms in India are governed by the Partnership Act 1932। ठीक है, Partnership Act 1932 बनाया गया है। Maximum number of partners in a partnership firm can be 20 partners। Maximum कितने हो सकते हैं? 20 partners। या अभी आपके बुक में नहीं है, एक और एक मैं ऐड कर देती हूँ सेंटेंस की, इन केस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, सॉरी बैंकिंग फर्म, तो 10 मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। बैंकिंग फर्म के इसमें 10 मैक्सिमम पार्टनर्स, बट यहाँ पे नहीं है, शायद आपको आगे आ जाएगा, हम आगे देखेंगे। एंड द P&L आर शेयर्ड इन द मैनर एज अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपका डिसाइडेड है वो जिस तरीके से पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उस तरीके से शेयर होगा। अगर हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा कि सपोज आई टेक पार्टनरशिप, अगर मैं पार्टनर बन जाती हूँ VPA की, ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड में सपोज, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। देखो लिखना नहीं है किसी को भी, पार्टनरशिप डीड है हमारी एक, ठीक है, किसकी? बिटवीन डैम दैट्स मी, बिटवीन दिव्या अजय कुमार बाहेती एंड VPA, ठीक है। अब इसके हिसाब से ऐसा लिखा है कि जो प्रॉफिट और लॉस, देखना प्रॉफिट और लॉस को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब VPA ने कहा कि देखो दिव्या, अगर प्रॉफिट हुआ तो 25% तुम्हारा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो 50% तुम्हारा। दिस इज केस 1। डज दिस वर्क?
चलेगा ऐसा? चलेगा ऐसा? बिल्कुल चलेगा। अभी तो हमने पढ़ा ना, अभी तो हमने पढ़ा क्या लिखा था उसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट में, कि जो आपके अग्रीमेंट में लिखा है आप पहले उसको फॉलो करेंगे। जो आपके अग्रीमेंट में लिखा है पहले आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि ठीक है वीपीए कह रहा है कि प्रॉफिट कम देंगे, लॉस आपको ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ लेकिन वीपीए को लॉस हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आई से ठीक है, रेडी, डन, केस 1। नाउ सॉरी, चलो ठीक है, ओके, केस 2 देखना कि बीपीए मुझे कह रहा है कि प्रॉफिट आपको हम नहीं देंगे, लॉस हुआ तो 10%, प्रॉफिट नहीं देंगे, लॉस हुआ तो 10%। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। ये सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल। वाई? आप पार्टनरशिप में किसी को पार्टनर सिर्फ लॉस के लिए नहीं बना सकते। मतलब ये क्या बात हुई यार, मतलब प्रॉफिट हुआ तो हाँ हम साथ साथ, हम साथ साथ हैं, और लॉस हुआ तो हम आपके हैं कौन? अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। सी आई टेल यू द बेसिक रीजन इसका क्यों नहीं हो सकता। पार्टनरशिप का मेन पर्पस क्या है? व्हेन नंबर ऑफ पीपल दे कम टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस, ठीक है, एक बिजनेस के लिए आते हैं, एंड शेयर द प्रॉफिट्स। आप उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो रफली कुछ ऐसा ही है कि दे कम टुगेदर टू डू अ बिजनेस एंड शेयर अ प्रॉफिट, यानी कि लॉस शेयर करने की बात नहीं है यहाँ पे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट दे रहे हैं मुझे, ठीक है, आप सिर्फ लॉस दे रहे हैं, गलत है। प्रॉफिट के साथ लॉस दे रहे, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे मेरा ना 2% भी होता ना प्रॉफिट, 1% भी होता, चलता, नो इश्यूज। केस 3 देखना, केस 3 क्या कह रहा है कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, चलो इसको उल्टा ले लेते हैं, 10% एंड लॉस 0, सिर्फ प्रॉफिट देंगे। चलेगा? चलेगा? चलेगा, हाँ हाँ चलेगा। माइनर को बना सकते हैं पार्टनर। कैन अ माइनर बी अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म? यस, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ये आ गया आपका केस 3 का एग्जाम्पल। तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बना सकते हैं। अगेन उसके मेन ऑब्जेक्टिव में है ना टू शेयर द प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस आप अपना देखिए। अगर मेरे को ऐसा वीपीए कहता है कि मैम आप 90% लॉस बेयर करिएगा, हम 10%, इट्स ओके, इट वर्क्स इफ आई एक्सेप्ट इट। ओके, सो पहले हमको क्या फॉलो करना है? हमको सबसे पहले फॉलो करना है, नो वेट, वेयर इज वेयर आर नोट्स। हमको सबसे पहले क्या फॉलो करना है? हमारे पार्टनरशिप डीड को, और अगर पार्टनरशिप डीड के में वो क्लॉज के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, इफ इट इज मिसिंग, तब जाके हम फॉलो करेंगे हमारे पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को, जो कि कहता है कि प्रॉफिट लॉस इक्वली बेयर होगा। क्या होगा? इक्वली बेयर होगा। कब? अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दिस क्लॉज, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दिस क्लॉज, ऑफ विच क्लॉज? द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, लेट्स कम डाउन टू Hindu undivided family. देखो, a Hindu family can come together and form a HUF. Okay, HUF is taxed separately from its members. हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ते हैं and then we will discuss it one more time. One can save taxes by creating a family unit and pooling in assets to form a HUF. HUF has its own PAN and files tax returns independent of its members. अच्छा, अब देखना, पहले तो एक हिंदू फैमिली साथ में आके क्या फॉर्म कर सकती है? HUF। ओके ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल। मतलब एक बात समझो कि हम कॉन्ट्रैक्ट से HUF फॉर्म कर सकते क्या? कॉन्ट्रैक्ट से HUF को फॉर्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बी वेरी क्लियर विद दिस। सिर्फ एक हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड, ठीक है, इट इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो कैसा होता है इसका, मतलब ऐसा कोई गलत नहीं इंटरप्रेट करे इसलिए बता रही हूँ। ये HUF का है, और चलो ये इनकम है, और ये मेंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे हर जगह यू विल सी मेंबर्स रिटर्न, को पार्टनर्स नहीं मिलेगा, तो आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सपोज यहाँ पे ₹1000 किसका है? HUF का इनकम है, और मेंबर्स का निल है। मतलब मैं एक HUF की पार्ट हूँ, ठीक है, इसका 25% मेरे को मिलेगा। मैं एक मेंबर हूँ जिसका 25% मेरा है, और HUF की इनकम कितनी है? 1000। मतलब मेरी कितनी हो गई? 250। करेक्ट है, 250 हो गई। अब उसमें क्या लिखा था कि मेंबर्स एंड HUF विल बी टैक्स सेपरेटली। मतलब ऐसा है क्या कि इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा और मेरे 250 के ऊपर भी लगेगा? अरे तो गलत हो गया ना, ये तो मैं कहूँगी डबल टैक्सेशन हो गया ना फिर तो, क्योंकि यहाँ पे भी आप टैक्स लगा रहे हो और मेरे 250 के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सी व्हाट हैपेंस इज,
अब अगर सपोज एक बार HUF के ऊपर लग गया 1000 रुपीज़ टैक्स, 1000 रुपीज़ का इनकम है उसके ऊपर टैक्स लग गया, वो टैक्स पे करने के बाद जितना भी पैसा बचा, फॉर एग्जाम्पल उसका जो भी 1/4 होगा वो मुझे मिल जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा क्या? वापस नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कब लगेगा समझना, ये HUF ने कमा लिया 1000 रुपीज़, ठीक है, इस पे जो मेरा पार्ट है उस पर टैक्स लगेगा, बट इसके अलावा मैंने कमाए 3000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा मतलब HUF के 25% छोड़ दो अलग, उसके अलावा मैंने कितने कमाए? 3000 रुपीज़। इस पे टैक्स लगेगा क्या? जी हाँ, इस पे टैक्स लगेगा, बिकॉज ये तो अनटैक्स्ड इनकम है ना, ये क्या है, ये तो अनटैक्स्ड इनकम है ना, तो इस पे टैक्स जरूर लगेगा। तो दिस इज हाउ मेंबर्स एंड HUF, मतलब मेरा 3000 इसके साथ मिक्स नहीं होगा। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं 4000 का टैक्स एक साथ लग जाएगा, नो, HUF का अलग, मेंबर्स का अलग। ओके, सो इफ दिस इज क्लियर, देखो HUF is taxed separately from its members. One can save taxes by creating a family unit and pooling in assets to form a HUF. मतलब ऐसा कुछ होता है कि आप सारे अपने assets pool करके उसको HUF में डाल देते हैं, so that आपका कुछ tax benefits और मिलता है, कुछ incentives मिलते हैं। तो वो exactly क्या मिलता है, कैसे मिलता है, तो वो तो आपको अवंती सर पढ़ाएंगे ना, क्योंकि आपको टैक्स वही पढ़ा रहे हैं। तो आप अवंती सर को ज़रूर बोलिएगा कि सर हमको ये पॉइंट बिल्कुल समझाना, बिकॉज हमारे सिलेबस में तो ये एक पॉइंट लिखा है, ये आपको अच्छे से डिटेल में अवंती सर, अब तुम उनको तंग करना। नेक्स्ट, HUF हैज इट्स ओन पैन, ठीक है, खुद का पैन है, एंड फाइल्स टैक्स रिटर्न्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब HUF का टैक्स रिटर्न अलग, हमारा टैक्स रिटर्न अलग, एज सिंपल एज दैट। आप ऐसे समझ लो ना कि मैं दिव्या बाहिती, ठीक है, और जो मेरी फैमिली की HUF है वो अलग, मैं अलग, सॉर्टेड। ओके, नेक्स्ट, मैम इन सबको लिखना है क्या हमको? आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, इसमें अभी तक कुछ आया है क्या लिखने लायक? देखो, आई टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, पहले अभी बताओ कि बाद में बताओ? चलो बताती हूँ। देखो, इम्पोर्टेंस बहुत कम है, बहुत कम इम्पोर्टेंस है चैप्टर की। लास्ट अटेम्प्ट में कुछ आया भी नहीं था इस चैप्टर से, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट का आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जहाँ तक मुझे याद है कुछ आया नहीं था इससे। अगर आया तो भी पता है कितना आएगा? मैक्सिमम 5 मार्क्स का। एंड बिकॉज दिस इज अ वेरी इंट्रोडक्टरी चैप्टर, नो, इसमें क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है बहुत डिफिकल्ट, इसको बहुत टाइम देना डज नॉट मेक सेंस, इट डज नॉट ट्रूली मेक सेंस, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप आगे सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप आगे ना इन सब पे चैप्टर्स हैं, ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑनेस्टली जब आप वो सब पढ़ेंगे ना तो आपको ये चैप्टर कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा क्यों पढ़ाई है। ओके, सो इसलिए वी मूविंग वेरी क्विक विद दिस। ओके, द नेक्स्ट वन इज LLP। देखो, मैंने आपसे कहा ना क्या हुआ था कि पहले से दुर्घटना थी, मुसीबत थी, कि देखो कंपनी लॉ ने बोला आपको, कंपनी लॉ नहीं, इन जनरल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, ऐसा हुआ था कि आपको काम करना है तो आप या तो एक पार्टनरशिप कर लो या तो एक कंपनी, अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करना है चलो उसको एक्सक्लूड कर दो। दोनों के अपने बेनिफिट्स थे, प्रोज एंड कॉन्स थे, ठीक है। अब मैंने बोला यार पार्टनरशिप करना है मगर कंपनी के बेनिफिट्स चाहिए, लालच है अपने को। अब ऐसे टाइम पे प्रकट हुआ LLP, इसने कहा, LLP एक्ट प्रकट हुआ 2008 में, इसने कहा ले मनुष्य, ले बालक, तेरे सारे प्रॉब्लम्स आज से इनका हल मिल चुका है, तेरे सारे तकलीफें दूर हो गई है। तो देखो क्या कहा इन्होंने, LLP इज एन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी। ऑल्टरनेट क्या है? कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी, पता ना कॉर्पोरेट किसको कहते हैं? कॉर्पोरेट जनरली कंपनीज को कहा जाता है। तो ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। ये हमने देखा था ना कि लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है, मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ तो करना है, ये लोग बहुत केपेबल है, बट मेरे को रद्दी भर का भरोसा नहीं है इनके ऊपर, मेरे को इनके लाइबिलिटी अपने सर तो चाहिए ही नहीं, अपने को चाहिए ही नहीं, इनकी लाइबिलिटी इनकी, मेरी। तो क्या कहा इन्होंने, लिमिटेड लाइबिलिटी है कंपनी की, जो इसके पास, कंपनी के पास होती है, LLP के पास होगी, बट इट अलाउज इट्स मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी, साथ ही साथ क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, अरे चल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल मैनेजमेंट, मतलब मेरी इंटरनल मैनेजमेंट मैं अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली मैनेज कर सकती हूँ, बिकॉज मैं तो LLP हूँ ना। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट, मतलब मैं और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, हम लोग एक अग्रीमेंट बना लेंगे और जो इसमें लिखा होगा हम उसके हिसाब से हम अपना मैनेजमेंट देखेंगे, बाकी कोई इंटरफियर करेगा क्या? नहीं, कोई नहीं करेगा। एज इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट कहाँ पे होता है? पार्टनरशिप फॉर्म में। इसको
okay, full stop. This was introduced in India by the way of which act? Limited, sorry, hello, am I audible? One second. Okay. Just give me 1 second. So yes, हम देख रहे थे कि किससे इंट्रोड्यूस हुआ था, बाय द वे ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008. Let's read it again in one flow. LLP is an alternate corporate business entity that provides the benefits of limited liability of a company but allows its members the flexibility of organizing their internal management on the basis of a mutually arrived agreement, as is the case in a partnership firm. This was introduced in India by the way of LLP Act 2008. Okay. Next. कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी हमको काफ़ी हद तक पता है. अब हम इसको, हमने जब देखा था उसको तब लेमन लैंग्वेज में समझा था, अब हम इसको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में समझते हैं. अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूजुअली ऑफ लिमिटेड मीन्स, मतलब जिनके पास थोड़े रिसोर्सेज कम है, यूजुअली जिनके पास रिसोर्सेज कम है वो आके बनाते हैं. ज़रूरी है कि नहीं, इट्स यूजुअली दैट केस. जैसे मैंने आपको जो फार्मर्स का एग्जांपल दिया, तो उनके पास पैसे कम थे, रिसोर्सेज कम थे, इसलिए वो साथ में आ गए थे ताकि सबका भला हो ना. Who have voluntarily joined together to achieve a common economic end. क्यों आए साथ में? To achieve a common economic end, ताकि कोई इकोनॉमिक पर्पस है उनका, ओके, वो पूरा हो जाए. Through the formation of a democratically controlled organization. What is democratically controlled organization? डेमोक्रेसी में कैसा होता है, चाहे अंबानी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, मतलब हम गरीब हो या अंबानी हो, सबको एक वोट मिलेगा. ऐसा है कि उसके पास बहुत पैसे से उसको 1000 वोट है? नहीं, एक वोट है, 1 person 1 वोट. सेम यहाँ पर ऐसा है, चाहे कोई कितना भी कंट्रीब्यूशन दे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सबको अपना अपना एक एक वोट मिलेगा. 1 man 1 vote. So that is through the formation of a democratically controlled organization. 1 man 1 vote. Making equitable distributions to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking. देखो कैसा होता है इसका प्रैक्टिकली वर्किंग, कि जब एक ऐसी सोसाइटी बनती है हम उसको रजिस्टर करा देते हैं अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. ओके, अब उसके बाद कुछ शेयर्स इशू होते हैं. अब हमको खरीदने पड़ते हैं शेयर्स. जो मेंबर्स है, अगर मैं शेयर खरीदूँ तो आई एम अ मेंबर, मैं कभी भी, मेरे पास पूरा फ्रीडम है, मैं कभी भी आ जा सकती हूँ, कभी भी एंट्री कर सकती हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कभी भी एग्जिट ले सकती हूँ. ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एक मिनिमम अमाउंट होता है कि आपको इतना तो कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ इज द मिनिमम अमाउंट. तो मैं आई, मैंने 50 रुपये के शेयर्स ले लिए, 100 रुपये के, 10 रुपये के, कितने के भी, 1000 रुपये के, डजेंट मैटर. तो इक्विटेबल ऐसे यूजुअली होता है कि ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही देते हैं. नॉट नेसेसरी. टू द कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल उतना इकट्ठा कर लेते हैं जितने की रिक्वायरमेंट है. अच्छा, और अगर मैडम कोई सरप्लस हुआ तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इनकेस हो गया, ज़रूरी थोड़ी कि नहीं हो सरप्लस हुआ तो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली उस हिसाब से डिवाइड होगा. ओके, जैसे कंपनी में तो यही होता है. ठीक है. एंड एक्सेप्टिंग ऑफ फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स, मतलब रिस्क एंड बेनिफिट्स हम आपस में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, उसको बराबर से हम एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अंटिल योर. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? you'll have my email, I'll give you my contact number when you can just WhatsApp me. Okay, this is my WhatsApp number, you can WhatsApp me on this. Okay, just put on your name, write your name, write your name and send me your doubt if you have any doubt. This number VIP number है ना, 2 times 2 3 times 3 7 8 9. ओके, सेक्शन 8 कंपनी हमने ऑलरेडी देख लिया, एनजीओ वाला एग्जाम्पल. ठीक है, देखो सेक्शन 8 कंपनी मतलब यहाँ पे लिख ऐसे, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट. मतलब जो भी स्टूडेंट ना, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक लर्न करके जा रहे हो एग्जाम में, मतलब तुम गधे हो. लर्न करने की जरूरत है कि नहीं? दे हैव कवर्ड एवरीथिंग पॉसिबल, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है इन्होंने? और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट. ओके, प्रोवाइडेड द प्रॉफिट्स इफ एनी, अगर प्रॉफिट बनते हैं
तो और एनी अदर इनकम इज अप्लाइड फॉर व्हाट, वो इनकम किसके लिए अप्लाई करेंगे हम? फॉर प्रमोटिंग ओनली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम वो ऑब्जेक्ट्स प्रमोट करने, मतलब अगर सपोज वी आर सपोर्टिंग एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, हमने उससे कुछ इनकम कमाया, ओके, कुछ हमको किसी ने डोनेशन दे दिया या जो भी इनकम कमाया, हम क्या करेंगे, वो इनकम हम फिर से किस में अप्लाई करेंगे? फॉर आर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। मैं खुद को दे सकती हूँ क्या? डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ खुद को बाकी मेंबर्स को? नहीं, नॉट अलाउड। एंड नो डिविडेंड इज पेड टू इट्स मेंबर्स। सेक्शन 8 कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड रहता है, ओके। इसका रजिस्ट्रेशन और हम सब बाद में देखेंगे। आपको मोस्टली ये कंपनी लॉ के तहत भी आ जाना चाहिए, उसके अंडर आ जाना चाहिए। नाउ ओके, ठीक है, ये हमने देखा नहीं था, ये आई जस्ट रब दिस, अगर आप लिख चुके होंगे तो ठीक है। 1 पर्सन कंपनी, देखो क्या होता है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं एक, रुको यहाँ पे, मैं कह रही हूँ कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे पूरा का पूरा ओनरशिप अपने हाथ में चाहिए, पूरा बिजनेस का ओनरशिप मेरे हाथ में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ? बताओ क्या करूँ? सोचो। 1 पर्सन कंपनी किसी दिमाग में आया ना तो देख लेना। अभी तक तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहे थे, करेक्ट है ना? लेट्स स्टिक टू दैट, सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने कहा मैम सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको अकेले को खुद का कंट्रोल छीना, ले लो, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। आई सेड यार सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ठीक है, बट उसमें ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पूरी। मुझे ना कंपनी फॉर्म में वर्क करना है। क्यों? कंपनी फॉर्म में क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने कहा मेरे को तो लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए, मेरे को अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए ही नहीं। मेरे को आज सोल प्रोप्राइटर नहीं वर्क करना है। आई वांट कि मेरी एंटिटी कंपनी फॉर्म में हो, मेरे पास भी डायरेक्टर्स हो, मेरे भी एक परपेचुअल सक्सेशन एंड ऑल हो, तो कंपनी फॉर्म में जहाँ मेरी लाइबिलिटी कितनी हो? लिमिटेड, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन जितनी मेरी लाइबिलिटी हो। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है ओपीसी। ये पहले था क्या? नहीं, ये 2013 में जो कंपनीज एक्ट 2013 में आया, जे ईरानी कमेटी ने तब सजेशन दिया था कि इस कंपनीज एक्ट 2013 में हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। किसको? दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओपीसी। इसमें क्या कहा? एंड ओपीसी मीन्स अ कंपनी विथ ओनली 1 पर्सन। कितनी मुश्किल बात थी ना, कितनी मुश्किल बात थी ये जानना। ओनली 1 पर्सन कंपनी एज अ मेंबर, ओके। शेयर होल्डर कैन मेक ओनली 1 नॉमिनी। समझो इसका मतलब। देखो पहली बात मेरे को एक चीज बताओ कि मैंने ओपीसी स्टार्ट की, मतलब आई एम द मेंबर, ओके। टेल मी वन थिंग, एम आई द ओनली डायरेक्टर? मतलब डायरेक्टर भी मैं हूँ क्या? मेंबर तो मैं अकेली हूँ, ठीक है। डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? अरे डायरेक्टर तो जितने चाहे उतने होंगे ना, जैसे नॉर्मल कंपनी में होते हैं मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स तो हो सकते हैं ना। उसके आगे की प्रोसीजर आप समझ जाएंगे कंपनी लॉ में। डायरेक्टर्स का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। किसका लिमिट है? मेंबर्स का, यानी कि शेयर होल्डर। अकेली मैं शेयर होल्डर रहूंगी, मतलब सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो देयर इज ओनली 1 मेंबर, बट डायरेक्टर्स अलग है। डोंट कंफ्यूज मेंबर्स विद डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे नॉर्मल कंपनी में होते हैं, तो ठीक है। शेयर होल्डर्स कैन मेक 1 नॉमिनी, ठीक है। अब कैसा होता है? मैं अकेली मेंबर हूँ। अब कल जाके अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कंपनी में मेंबर कौन होगा? तो कौन होगा? तो मैं क्या करूँगी? व्हेन आई एम फॉर्मिंग माय ओन कंपनी, अब मैंने ओपीसी जैसा खुद की कंपनी को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब आई एम द ओनली मेंबर, तो जब मैं अपने फॉर्मेलिटीज फिल करके आरओसी के पास दे रही हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी के पास दे रही हूँ, तो मेरे को एक और एक चीज़ फिल करनी होती है, नॉमिनी का नाम। मुझे एक नॉमिनी मैंडेटरीली लिखना पड़ेगा। जैसे इफ आई एम चूजिंग वन ऑफ माई फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स, एनीबडी कैन बी अ नॉमिनी, कि देखो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये बिजनेस की मेंबर होगी, ये शी विल बी द नॉमिनी इन प्लेस ऑफ मी, ओके। मतलब मेरी जगह पे ये मेंबर बन जाएगी। सो कितने दिन में क्या, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो शेयर होल्डर को कंपल्सरी क्या, किसको अपॉइंट करना होता है? एक नॉमिनी को। ऑफ कोर्स नॉमिनी के रिटर्न कंसेंट के साथ ही करेंगे हम, उसे कंसेंट के बिना थोड़ी करते हैं। ही शैल बिकम अ शेयर होल्डर इन केस ऑफ डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल स्टेक होल्डर। मतलब ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई भी इनकेपेसिटी हो जाती है जिसके वजह से वो मेंबर नहीं बन सकता, तो कौन आएगा? नॉमिनी आ जाएगा, सिंपल। अच्छा मैम, अगर वो नॉमिनी आ गया और सपोज वो नॉमिनी को भी कुछ हो गया तो? अरे तो जब नॉमिनी आएगा मेंबर की जगह
तो वो खुद का भी तो नॉमिनी असाइन करेगा, खुद का भी तो नॉमिनी का नाम लिखेगा, उसको कुछ हो गया तो उसका नॉमिनी आएगा, सिंपल। ओके, दिस वाज योर ओपीसी। टेल मी, यहाँ तक क्लियर हुआ है क्या? एक बार ये चार्ट को अच्छे से देखो, मन में सोचो, मन में सोचो। आई गिव यू 2 मिनट्स। पॉइंट्स याद आ रहे हैं क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? सब में डिफरेंस क्या है? इतने सारे करो चेक। लिखना कुछ नहीं है, बस सोचो। यहाँ पे एक मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यस, आई एम बैक। कौन सा मिसिंग है? करो करो, याद करो। ये मिसिंग है, ओबीसी। वो चार्ट में ऊपर नहीं था, यहाँ पे है। देखो, ओबीसी को याद रखना। एक्चुअली ना, ओबीसी का कॉन्सेप्ट दो मेन होते हैं, प्राइवेट, सॉरी सॉरी, ओके, प्राइवेट एंड पब्लिक। ओबीसी इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ प्राइवेट। ओबीसी हमेशा प्राइवेट होता है, याद रखना। ओबीसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? प्राइवेट। एक अलग ऑप्शन दे दिया है। एक बस काम करो, काफी लोगों के दिमाग में आ सकता है कि मैम ओबीसी का कॉन्सेप्ट आया क्यों, 2013 में आया ना। लिख लो, इसको लिख लो कहीं तो, ताकि आपको हमेशा क्लैरिटी रहेगा कि ओबीसी कब हम स्टार्ट करते हैं, कब सोचते हैं। नो वेट, where the person is intending to start a business clothed with a legal entity and in the corporate form with the features of having their sole ownership and control they may opt for OPC। मतलब एक बात समझना, अगर मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सोल ओनरशिप प्लस किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। नो वेट, आप लोग, मुझे पता है आप लोग भी फिर मेरी जैसे कॉपी करेंगे, बोलेंगे मैम आपने तो ऐसे ही लिखा था। इन द फॉर्म ऑफ कंपनी फॉर्म में प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, यस यस यस। अगर ये सबका कॉम्बिनेशन हो तो हम किसी को क्या सजेस्ट करेंगे? ओपीसी। ओके, सिंपल। नाउ इफ यू हैव रिटन दिस डाउन, आई वुड लाइक टू स्टॉप द लेक्चर योर राइट योर। हम बचा हुआ कल कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। देखना हमारा क्या बचा है।
प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एंड फिर ये आपका अलग टॉपिक आ जाता है ऑल टुगेदर. हम इसको बाद में इसके साथ डील करेंगे. एंड आई होप all this is clear what we just studied today. And yes, that's all for today. I'll see you tomorrow in the next lecture.